साथियों जय भीम। मैं हूँ हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द थिंक पर। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे इस देश को दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान दिया, उस संविधान दिवस के अवसर पर आज हम हैं ग्राम झिलमिली में, जो कि गोंदिया ज़िले में आता है। और आज इस ग्राम झिलमिली में संविधान दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता के रूप में यहाँ पर मिले हैं हमें धनंजय वंजारी सर, जो कि IRS ऑफिसर है, जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स नागपुर जोन के। अभी वो वहाँ पर कार्यरत है। सर का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में इस हिसाब से करना चाहता हूँ कि सर जो है हमारे गोंदिया के ग्राम कामठा से बिलोंग करते हैं। और सर जो है बहुत कठिन संघर्षों के बाद में सर ने अपना ये जो मुकाम है, एक जो इस लेवल पर सर जो पहुँचे हैं, वो बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल जो चीज़ें होती हैं वहाँ तक क्यों पहुँचे। इतना ही नहीं, सर की सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत रुचि रही है। और सामाजिक क्षेत्र में रुचि रहने के बावजूद विद्यार्थियों को सर पर्सनली गाइड करते हैं। और हमारे जैसे जो विद्यार्थी होते हैं उनको कहीं ना कहीं आर्थिक मदद देने का भी सर काम करते हैं। इसके साथ ही सर की फॉरेन से जो 2 डिग्रियां है वो सर ने वहाँ पर कंप्लीट की है। तो आइए बात करते हैं संविधान दिवस की इस अवसर पर माननीय श्री धनंजय वंजारी सर से। तो सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। और संविधान दिवस के इस अवसर पर मैं आपको संविधान दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। सर, संविधान दिवस के इस अवसर पर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक जो थॉट्स होते हैं, बेसिक मूल्य होते हैं, वो अभी तक सर लोगों तक क्यों नहीं पहुँचे? मेरा ये मानना है हितेश कि बाबा साहब ने जैसे कहा है कि इंटेलेक्चुअल क्लास इज द लीडिंग क्लास जी। ऑफ एनी सोसाइटी जी सर। एंड दैट इट गिव्स डायरेक्शन टू द सोसाइटी। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बात कहा कि अगर ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, ये इंटेलेक्चुअल क्लास समाज को एक विशेष डायरेक्शन न देते हुए, समाज का भला न चाहते हुए, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के ही इर्द गिर्द अगर घूमे, तो ऐसी स्थिति में जो अच्छी चीज़ें किसी भी मुल्क के संविधान की बात कर सकते हैं, जी। तो ये जो मूल्य है संविधान की, वो आपको समाज में रिफ्लेक्ट होते हुए नहीं दिखाई देगी। इसका उदाहरण मैं आपको बाबा साहब के एक दूसरे कथन से दूंगा। जी। उन्होंने जिसमें कहा है कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन इफिशिएंट गवर्नमेंट एंड अ गुड गवर्नमेंट। जी। जी। सो अ गवर्नमेंट में बी एन इफिशिएंट गवर्नमेंट बट नॉट नेसेसरी अ गुड गवर्नमेंट। तो अगर आपको इफिशिएंट गवर्नमेंट को एक गुड गवर्नमेंट में परिवर्तन करना है, तो ये जो लीडिंग क्लास या जिसको हम इंटेलेक्चुअल क्लास कहते हैं, तो उसका जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसमें से अगर माइनस करो इफिशिएंट गवर्नमेंट में से, तो ही इफिशिएंट गवर्नमेंट एक गुड गवर्नमेंट में दिखाई देगी। अब अगर मान के चलो ये जो लीडिंग क्लास या इंटेलेक्चुअल क्लास संविधान की मूल्यों के अलावा या संविधान के मूल्यों को छोड़कर कुछ ऐसे मूल्यों को अगर समाज में रखने की कोशिश करे जिसके आधार पे उनका खुद का परपेचुएशन हो, उनका खुद का स्वार्थ निहित हो और उसके कारण उनका जो डोमिनेंस है वो बरकरार रहे, तो ऐसी स्थिति में हमको ये अपेक्षा करना तो बिल्कुल बेईमानी होगी कि वो मूल्य हमको समाज में परिवर्तित या रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देगा। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और इसीलिए इंटेलेक्चुअल क्लास मतलब ये नहीं है कि बाबा साहब का भी ये कहना नहीं था कि सिर्फ एक विशेष जमात या एक धर्म या एक इथनिसिटी के लोग। अगर हम समाज को एक बेहतरीन समाज के रूप में या समतामूलक समाज के रूप में देखना चाहते हैं, तो इसमें हर वर्ग से जुड़ा हुआ इंटेलेक्चुअल क्लास का यह दायित्व हो जाता है कि वह संविधान की जो मूल्य है उन मूल्यों को माने और उसका प्रचार प्रसार करे ज्यादा। लेकिन इसके साथ साथ में आप आगे इससे पूछिए, इसके पहले मैं ये और बताना चाहूंगा कि देखिए जो संविधान की जो मूल्य है या संविधान की जो वैल्यूज है इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो वैल्यूज है वो वैल्यूज आप देखेंगे कि प्रियम्बल में हमको परिलक्षित दिखाई देते हैं, बराबर है, उसमें सारा का सारा लिखा हुआ है। तो बाबा साहब का इसके ऊपर ये कहना है कि ये जो पॉलिटिकल जो वैल्यूज है या आइडियल्स है ये हमको प्रियम्बल में दिखाई देते हैं, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि इसका विरोध करने वाले जो वैल्यूज है
इसका विरोध करने वाले जो वैल्यूज है वो समाज में दिखाई देते हैं। जी। तो ऐसी स्थिति में बाबा साहब ने ये कहा कि हम एक विरोधाभास में जा रहे हैं। हुँ। अब ये इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि कितनी ताकत से जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उन वैल्यूज को, संविधान की वैल्यूज को समाज में ज्यादा बना। परकोलेट करता है। मेरा अभी जो कुछ देश में हमारे हमारे इस देश में कुछ अराजक तत्व है जो कि संविधान को तोड़ने की, मरोड़ने की और संविधान जलाने की बात करते हैं। सर, आपको याद होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर 9 अगस्त 2017 को इस संविधान की प्रतियां जलाई गई। तो कहीं ना कहीं संविधान के प्रति एक निगेटिव वातावरण जो है बनाने का काम यहाँ पर सरकार के प्रतिनिधि खुद कर रहे हैं। तो ये एक सवाल उठता है कि लोगों का अभी तक के संविधान के प्रति जानना या फिर उसको जागरूक करना या फिर उसका नॉलेज होना, लोगों को सर बेसिक फंडामेंटल राइट्स नहीं पता है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बेसिकली कैसा है कि जैसे अभी आपने बताया कि कुछ लोग संविधान की प्रतियां जलाने में लगे हुए हैं, कुछ अराजक तत्व है। आपने ये भी कहा कि गवर्नमेंट के कुछ जो प्रतिनिधि है जी। हमको वो भी इस तरीके का दिखाई देते हैं। इसमें मेरा ये कहना है हितेश कि देखिए कि अगर थोड़ी थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, सिर्फ एक हाइपोथेटिकल केस के लिए थोड़ी देर के लिए हम ये जूम करें कि बाबा साहब ने जिस प्रकार के संविधान की कल्पना की थी, परिकल्पना। जी। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनविसाज्ड, जो उन्होंने कल्पना की थी जिस के, तो उसको थोड़ी देर के लिए मान के चलो, हम थोड़ी देर के लिए बाजू में रख दिया जाए। जी बिल्कुल। तो अभी जो 1950 के बाद में जो संविधान लागू किया गया, संविधान सभा में स्वीकृत करने के बिल्कुल। बाद में, तो कम से कम उसी को मान के ले लिया जाए। हम्म। तो अगर आप मान के चलो उसको जलाते हो, हम्म। तो आपके पास में दूसरा पर्याय क्या है? कौन सा ऐसा पर्याय है जिसके आधार पर देश और समाज को तुम आगे ले जाना चाहते जी हो? बिल्कुल। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा ऐसा आइडिया है जिसके आधार पे आप अपने आप को विश्व गुरु के रूप में बिठाना चाहते हो? बिठाना तो चाहिए। उसका तो विकल्प दे दो। बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई क्यों? क्योंकि उन्होंने एक विकल्प दिया। संविधान के माध्यम से। उन्होंने हिम्मत करके एक ऐसा विकल्प दिया जिसमें कि हर समाज, हर तबका भारतीय समाज का एक अच्छे मार्ग पे लग सके, ये उन्होंने पर्याय दिया। पर्याय तुम्हारे दिया। पास में क्या पर्याय है? बिल्कुल। क्या आपके पास पे पर्याय फिर से मनुस्मृति है क्या? जी। अगर आपकी इंटेंशन ये है, तो आप समझ लीजिए कि आप विश्व गुरु बनाने में लगे हुए हैं या समाज को कहीं गर्त में ले जाने के लिए लगे हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप संविधान के ऊपर उंगली उठाने के पहले अपने गिरेबान में ये झांके कि आपने संविधान के कितने प्रावधान पढ़े, पढ़े। कौन से प्रावधान पढ़े, बिल्कुल। या इस प्रकार का सिर्फ आपका पूर्वाग्रह है जिसके आधार पर यह बोल रहे हो कि संविधान ऐसा है वैसा है, पक्षपात करता है। पहले संविधान की प्रतियां पढ़ने की तो कोशिश कीजिए। बात भी या सही फिर आप सिर्फ जिस तरीके से कुछ गलत तरीके के विचार इधर उधर आपको मिल रहे हैं उसी के आधार पे आप आकलन कर रहे हैं, अपने कसौटी पे उसको खरा तो उतारिए, देखिए तो उसमें क्या लिखा है। या फिर आप पूर्वाग्रह, सामाजिक पूर्वाग्रह जो भी हो उसी के आधार पे ये बोल रहे हैं कि ये संविधान इन लोगों के लिए है या इन लोगों के लिए है। संविधान किसी एक वर्ग का नहीं है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। बाबा साहब का कहना क्या था? बाबा साहब का ये कहना था कि देखिए, हर समाज या मान के चलो भारतीय समाज की कुछ अपने क्वेश्चंस है, कुछ समस्या है, है। जी बिल्कुल। उसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं। जी। तो आप कोई समस्या का सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसके पहले आपको, बाबा साहब का ये कहना है कि उसके पहले, सॉल्यूशन के पहले आपको ये समझना पड़ता है कि आपके पास में समस्या क्या है, आपके पास में क्वेश्चन क्या है, आपके पास में प्रॉब्लम क्या है। व्हाट इज द अल्टीमेट, बाबा साहब का कहना है, व्हाट इज द अल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ इंडियन सोसाइटी? Is the Indian society is in agreement as to what exactly the ultimate question is for Indian society? इंडियन सोसाइटी को अपने अल्टीमेट क्वेश्चन, हमारी इंडियन सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए भारतीय समाज को सबसे पहले यह सोचना पड़ेगा कि उसका अल्टीमेट क्वेश्चन क्या है। जब तक अल्टीमेट क्वेश्चन समझेंगे नहीं तो समस्या का समाधान अलग अलग तरीके से निकाला जाएगा, अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स बताए जाएंगे कि नहीं ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, आप दूसरा प्रॉब्लम लाओगे, मैं दूसरा प्रॉब्लम लाऊंगे। तो बाबा साहब का क्या सबसे बड़ा योगदान रहा है कि ही पोजेस द क्वेश्चन टू द इंडियन सोसाइटी एज टू व्हाट द अल्टीमेट क्वेश्चन दैट द इंडियन सोसाइटी ट्राइज टू सॉल्व एंड रिजॉल्व। बाबा साहब ने इस क्वेश्चन को संविधान के माध्यम से हमारे सामने रखा है कि सी, we have to explore the ultimate question on the basis of
द प्रोविजंस इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चीज को हमको समझना चाहिए। अगर आपके पास में उससे बेहतरीन विकल्प है तो दीजिए, उसके ऊपर विकल्प खुले रहेंगे हमेशा, और हमारा संविधान भी विकल्पों को कोई बंद नहीं करता है। एक्सेप्ट करता है। सर, एक आप कर्मचारी वर्ग से आते हैं और बाबा साहब को जो कर्मचारी वर्ग अपेक्षित था कि मुझे ऐसा कर्मचारी वर्ग चाहिए जो अपने कमाई का 20वां हिस्सा जो है वो समाज को दे। लेकिन सर, अब पे बैक टू सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बाबा साहब ने भी कहा है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो इस कर्मचारी वर्ग की भी ये एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने पढ़े लिखे हम पढ़े लिखे होने के बावजूद हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे अशिक्षित समाज को कहीं ना कहीं सुशिक्षित करने की जो मेंटालिटी है वो तैयार करें। तो सर, कर्मचारी वर्गों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मेरा तो इतना ही रिक्वेस्ट होगा जी। कि जैसे कि बाबा साहब ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, संतों महापुरुषों ने अपने जीवन का त्याग किया, अपने परिवार का त्याग किया, उसके बाद में हमारे जैसे इंसानों को कुछ अपॉर्चुनिटी मिली। जी। इंसानी समाज में सबसे और अति महत्वपूर्ण जो चीज है वो है अवेलिंग द अपॉर्चुनिटी। जी। अवेलिंग द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मिलना, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपॉर्चुनिटी का प्रदान करना, प्रदान करना। टू एक्सटेंड द अपॉर्चुनिटीज। और ऐसी स्थिति में संतों महापुरुषों ने ये अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए अपने जीवन का बलिदान किया, त्याग किया। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि वो पेरेनियली पेरेनियली यानी हमेशा उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज रहेगी, तो यह यथार्थवाद से अपने आप को बहुत दूर ले जाने वाली बात है। जी। हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि मेरा जितना टैलेंट, ट्रेजर सही है सर, और टाइम के अनुसार जो मेरा कंट्रीब्यूशन बाबा साहब ने जिस तरीके का हमको संदेश दिया है उसके अनुसार कुछ चीजें हो सकती है तो वो हम करें। जी। और अगर हम नहीं करते तो स्वाभाविक रूप से हम उनके संघर्ष के साथ में बेईमानी कर रहे हैं, हम बिल्कुल। उनके विचारों के साथ में बेईमानी कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए इस वक्तव्य का कहना यह भी मुझे लगता है उचित नहीं है। उचित नहीं है। बाबा साहब का भी ये संदेश नहीं था कि अगर मान के चलो मैं आपको पसंद नहीं हूं तो आप मेरे ऊपर कीचड़ उछालो उसी सेंटेंस का उपयोग करके, और अगर आप मुझे पसंद नहीं है तो उसी सेंटेंस का उपयोग करके मैं आपके साथ में सेटल स्कोर कर रहा हूं, तो ये कहाँ का न्याय है? ये तो और भी गहरा करना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम इस तरीके से भी नहीं कर सकते कि हमें ये कदम उठाना जरूरी है और ये संदेश भी देना जरूरी है, लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ घृणा के आधार पे इस सेंटेंस को कहना, यह उस सेंटेंस के साथ में भी बेईमानी करना है, मुझे यह कहना है। तो इसीलिए हम सब लोगों का, जो भी कर्मचारी वर्ग है, जो भी विचारधारा में विश्वास, समता आदि विचारधारा में विश्वास करने वाला जो व्यक्ति है, कर्मचारी है, अधिकारी है, जी। उन सभी का यह दायित्व बन जाता है कि अपने आप में आत्ममंथन करें, कुछ समय दे, एनर्जी दे, कुछ अगर कुछ हद तक आप पैसा पानी दे सकते हैं तो वो दीजिए। जी। और और यह जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि एक विशेष प्रकार की विचारधारा, समतामूलक समाज बनाने के लिए जिस प्रकार की विचारधारा की जरूरत है, तो उस विचारधारा को फैलाने के लिए सोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। हमारे महापुरुषों ने बहुत ही त्याग और बलिदान से, और तमाम जो अननोन जो पर्सनैलिटीज रही है उन्होंने बहुत त्याग किया है उसके लिए, और इसको समझना जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के फॉलोअर्स हैं, उनको मानने वाले जो लोग हैं, समतावादी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो वो छूट नहीं ले सकते हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से। छूट इन द सेंस कि मैं यह नहीं मान सकता कि मैं सिर्फ पढ़ा लिखा ही हूं, या मैंने किसी पोस्ट को हासिल कर लिया है तो वहीं पर सारा खेल खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको विद्वान भी बन गए, अधिकारी भी बन गए, लेकिन साथ में आपको एक अंडरस्टैंडिंग रखना जरूरी है कि भाई समाज के प्रति मेरी कुछ संवेदनशीलता होनी चाहिए, और मेरा वजूद उसी के लिए है। और इसीलिए हम सब लोगों को अगर कुछ इस विचारधारा को आगे बढ़ाना है तो हमको इस समझदारी का परिचय, मुझे लगता है, देना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, और जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन हो सकता है उस तरीके का हमको करना चाहिए। इस देश में जो है कि 70 से 72 साल हमारे देश की आज़ादी को हो गए हैं। पूरी तरीके से कहीं न कहीं संविधान नहीं लागू हो रहा है। आपको पता होगा कि रिज़र्वेशन इन प्रमोशन कहीं न कहीं रोक दिया जाता है, कहीं न कहीं नौकरियाँ ख़त्म करने की बात की जाती है।
तो कहीं न कहीं संविधान को तो आधा खत्म कर दिया है। अब जो बचा-खुचा संविधान है, उस संविधान को टिकाने की ज़िम्मेदारी है। तो वो ज़िम्मेदारी सर ऐसे कौन-से विचारधारा के लोग हैं? क्योंकि आपको हमारे देश में ऐसे अराजक तत्व भी है जो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, जिन्होंने अभी तक ये पूरा नहीं लागू किया है। तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए संविधान जो है, वो जो बचाने की जो मुहिम है, जी। ठीक है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं किसी किसी की पॉलिसी या किसी गवर्नमेंट पॉलिसी का यहाँ पर ज़िक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं जी, अपने जी। व्यक्तिगत और किसी संगठन के तरफ से भी, यानी मेरा ये नहीं है। मेरा ये कहना है कि देखिए जो संविधान बचाने की जो मुहिम है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कार्यक्रम और समारोह करने से नहीं है। बिल्कुल। हमको ये समझना पड़ेगा कि संविधान और संविधान की जो मूल भावना है, संविधान की जो विचारधारा है, संविधान जो वाद है, उसको बचाने का रास्ता जो है वो संघर्ष से जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमेशा बाबा साहब के भी अनुसार यह है कि हर समाज में एक सत्ताधारी वर्ग होता है और एक दूसरा वर्ग होता है जिसके पास में सत्ता नहीं होती है। मैं पार्टीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। जी, जी। आप उसको उस तरीके से मत लीजिए। मैं पार्टीज़, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास सत्ता है, दूसरे के, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। समाज। मैं समाज के वर्गों की बात कर रहा हूँ, जिसकी बात बाबा साहब ने की है। मैं कोई नया नहीं बोल रहा हूँ हितेश। जी। तो ये जो वर्ग संघर्ष जो चलता रहता है सत्ता और बाकी लोगों का, तो ये कोई नया नहीं है। लेकिन बाबा साहब का ये कहना है कि जैसे कि भारत का उदाहरण देके वो कहते हैं कि कुछ जो क्लास है वो हेरेडिटरी गवर्निंग क्लास बन जाती है। यानी उनका कहना ये है कि गवर्निंग क्लास होना कोई नई बात नहीं है, जी। ये असामान्य बात नहीं है। लेकिन हेरेडिटरी गवर्निंग क्लास होना, वही लोग, एक विशेष वर्ग से ही बिलोंग करने वाले लोग अगर सत्ता में जाते हैं तो ये खतरा है। जी। कई बार ये कहा जाता है कि परिवारवाद है, परिवारवाद की बात की जाती जी, है। जी। परिवारवाद की जननी क्या है? परिवारवाद का डीएनए कहाँ है? परिवारवाद का जो डीएनए है वो ब्राह्मणवाद में है, जी। वो मनुवाद में है, वो जातिवाद में है। अगर हम इसकी बात नहीं करते हैं, तो परिवारवाद की बात करना मुझे लगता है आधी अधूरी है। और इसीलिए हम सब लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि बाबा साहब ने जो संविधान में जो मैकेनिज्म दी है, तो इस हेरेडिटरी जो एलिमेंट है, उसका जो अनुवांशिक जो पक्ष रहा है गवर्निंग क्लास को, उसको निकालने की पूरी कोशिश रही है, ताकि हर वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी हो डिसीजन मेकिंग पावर में। और इसीलिए हम सब लोगों का यह दायित्व होता है, युवा वर्ग का दायित्व होता है, जो समाज को आगे ले जाना चाहते हैं हम सभी लोग, तो हम सब लोगों का यह दायित्व हो जाता है हितेश, कि हम उस विचारधारा को आगे ले जाएं। जी। हर उस विचारधारा को जो समतामूलक समाज और समतावादी विचारधारा के खिलाफ में काम हो रहा है, हुँ। उसके खिलाफ में बोलना हर शख्स का यानी ये दायित्व है, चाहे वो समाज का कोई नागरिक हो, आम इंसान हो, सरकार में बैठा हुआ कोई अधिकारी हो, किसी भी संगठन जो कि समतामूलक समाज बनाने में विश्वास करता है, उनकी जिम्मेदारी है। और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ हम समारोह करके ही, समारोह होना चाहिए लेकिन सिर्फ उसको मानना कि यही इसी से यानी होगा, दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज से ही हो वेरी, जाएगा। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में हमको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जिस वक्त हम संविधान बचाने की बात करते हैं तो जी। उसको चुनाव से जोड़ना जरूरी है, बिल्कुल सर। उसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है उससे जोड़ना जरूरी है, जो चुनावी प्रक्रिया होती है उससे जोड़ना जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली चुनाव के माध्यम से जो प्रतिनिधि जाते हैं, उन लोगों के ऊपर दायित्व दिया जाता है ना। तो अब ये बात इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि वो चुनाव में जाने वाले प्रतिनिधि किस तरीके की विचारधारा को आगे ले बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए जब हम संविधान बचाने की या संविधान दिन की बात करते हैं, तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि हर चुनाव का दिन भी जो है वो एक संविधान दिन होता है, इसको हमको नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। सर संविधान दिवस के इस मौके पर आप पूरे भारत देश को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिरी सवाल है। मैं ये कहना चाहूंगा इस माध्यम से कि देखिए, इतिहास गवाह है, जी। तमाम मुल्कों के लिए इतिहास गवाह है। हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है वो किस लिए किया है? समतावादी आंदोलन से जुड़े हुए तमाम विचारकों को देखो आप, उन्होंने किसी का हक मारने के लिए, हक छीनने के लिए संघर्ष नहीं किया। हक। उन्होंने सिर्फ हक सबको बराबर मिले, कुछ न्यायवादी तरीके से हक मिले सभी को, संसाधनों में हक मिले, और कानून बनाने की प्रक्रिया में हक मिले, इसीलिए उन्होंने प्रयास किया है। और हमारे देश का जो संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, उसी के अनुरूप किए गए हैं।
लेकिन साथ में हमको ये देखना पड़ता है कि उन संविधान के प्रावधानों को एक तरफ रख के समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां और ऐसी प्रवृत्तियां आने लगती हैं जो सिर्फ अपना डोमिनेंस बनाने के लिए काम करने में विश्वास रखती है। तो मुझे यह लगता है कि इस प्रकार की प्रवृत्तियों से उन सभी लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कोई भी समाज सिर्फ और सिर्फ इस आधार पे अपने आप को स्थायित्व या इक्विटेबल नहीं बना सकता कि मेरे पास में ही पूरा पावर रहे, मैं रहूं या कोई भी रहे, किसी भी प्रकार का वर्ग रहे। अगर वो आप जानते हैं कि शेयरिंग, हम बच्चों को सिखाते हैं कि शेयरिंग करो, एक दूसरे के साथ में एसोसिएट हो, वही एक मंत्र है सीधा संपल। आप अपने विचार रखिए, मैं अपने विचार रखता हूं, लेकिन देश का जो फंडामेंटल जो कानून बना है उस कानून के आधार पर, और इसीलिए हम एक दूसरे के विचारों को जब तक रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तवज्जो नहीं देंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो भी अभी अनुसंधान हुए हैं उसमें भी ये बात साबित होती है कि डाइवर्सिटी ये किसी भी मुल्क के लिए अति महत्वपूर्ण है। विविधता, और विविधता के माध्यम से आप ज्ञान में भी विविधता लाते हैं, आइडियाज में भी विविधता लाते हैं, और इसके कारण भी समाज एक नई दिशा में जा सकता है। और अगर मान के चलो आपको यह लगता है कि मैंने जो बताया वही सही है, तो वो समाज में कभी भी स्थायित्व प्रदान नहीं कर सकता। ये मेरा कहना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अभी हमने जो बात की है तो सर का कहना यह है कि विविधता में एकता होना जरूरी है, विविधता से और ही... एकता में भी विविधता का रिस्पेक्ट होना जरूरी है। हाँ। दोनों जरूरी है, आप सिर्फ इस पे नहीं जा सकते जी जी कि अनेकता में एकता, एकता में भी विविधता का रिस्पेक्ट होना वो उतना ही जरूरी है। तो सर ने बहुत बेहतरीन मैसेज हमें यहाँ पर दिया है और सारी तमाम बातों पर सर ने फोकस किया है। सर एक गवर्नमेंट कर्मचारी होने के बावजूद भी युवाओं को, देश के तमाम नागरिकों को ये संदेश देते हैं कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसको चलाने वाले अगर लोग बुरे हैं तो वो अंत में बुरा साबित होगा, और संविधान कितना ही बुरा हो लेकिन चलाने वाले अगर उसके प्रति ईमानदार है तो संविधान देश के नागरिकों के हितों में साबित होगा। साथियों, आप इस बात पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहे द थिंक पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।